warm welcome to my YouTube channel SRM Study Point में आपका हार्दिक स्वागत है. So I know that for a long time I am meeting with you because some of reason it related to my home, but I recognize I found to outside in a society the parents are not able to read their son. So it is a chapter, it is a video for them student who will not able to read in this during this lockdown. I know that that is a very pandemic problem for all the world, for the entire world. So I want to some contribute for our society. So please, जिसको भी अगर कोई भी स्टूडेंट ट्यूशन जाने में भी असमर्थ है तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रख सकते हैं. Who will not able to go outside, so then the student will teach this chapter very fluently and very explained, because I have explained already this chapter. So now it is the part of 4. Basically I have told 3 part already. ये चैप्टर आपका 2 ध्रुवता का अंत है. इंग्लिश में बोलते हैं द एंड ऑफ बायोपॉलिटी. जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरह सोई संघ का विघटन हो गया और ये विघटन क्यों हुआ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द प्रीवियस वीडियो. सो देखते हैं कि हम किस तरह देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति उभर कर आ गई. और उसके बाद देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन तो हो गया. अब सोवियत संघ का ये देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन का क्या परिणाम निकला. कुछ तो रिजल्ट निकला होगा. तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. तो देखते हैं कि किस तरह उसका शीत युद्ध सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए और क्या ऐसा उसमें कंक्लूजन निकला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा, ये सब देखते हैं. पहला क्वेश्चन, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ एग्जाम. इफ यू विल रीड द वेरी केयरफुली, एब्सोल्युटली इट this question always come in the exam I think in 5 marks. So please you must read very carefully. Okay. अब देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए. अब देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब इसका मैं बताने जा रहा हूँ कि रिजल्ट क्या है. बोलते हैं ना, हर एग्जाम देने के बाद हम रिजल्ट को देखते हैं. हमने उस एग्जाम देते समय किस चीज का ध्यान रखा और किस चीज का ध्यान नहीं रखा, वो हमारा आउटकम यानी जो हमारा परिणाम है उस पर डिपेंड करता है. अब देखते हैं कि हम सोवियत संघ के पतन का क्या कारण हुआ और सोवियत संघ के पतन का क्या परिणाम निकला. अब देखते हैं आगे. शीत युद्ध की समाप्ति देखते हैं कि इसमें शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है. 1945 में जब शीत युद्ध आरंभ होता है और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है, तो इसमें देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है. क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति हम देखते हैं कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों महाशक्ति अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए हथियारों की होड़ करने लगे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में. ठीक है. तो देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति. समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, ये विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया. जैसे कि मैंने दोस्तों बताया कि शीत युद्ध के समय 2 महाशक्ति अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्चस्व वाला देश शामिल करना चाहती थी और ये साबित करना चाहती थी कि अब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति बनना चाहता हूँ और अब इस महाशक्ति बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता. तो देखते हैं कि ये सारी बातें शीत युद्ध के दौरान ही चली थी. और इसमें देखते हैं कि समाजवादी पार्टी, जो सोवियत व्यवस्था में जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी, उसका पतन हो गया और उस पतन के क्या परिणाम हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी व्यवस्था को क्या कर दिया गया. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी एक वर्चस्व के रूप में उभर कर आई है. ठीक है. और प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, ये विचारात्मक, ये अब कोई विचार रह नहीं गया. अब ये कोई बैटल नहीं रह गया कि सोवियत संघ और पूंजीवादी व्यवस्था जो है, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अब ऐसा कोई मुद्दा रह नहीं गया कि अब ये कहा जाए कि सोवियत संघ व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था में अब कौन आगे निकलेगा. क्योंकि हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही महाशक्ति अमेरिका अपना वर्चस्व रूप दिखा चुका था, क्योंकि सोवियत संघ का इस समय पतन हो चुका था. और जो उसका परिणाम निकला, उसका परिणाम क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अमेरिका
ये अमेरिका था, अमेरिका की जो कंट्री थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्चस्व देश उभर कर सामने आया। अब यहाँ पर कोई एक विचारात्मक, कोई एक आइडियोलॉजी नहीं रह गई थी कि अब इसमें कोई भी मतभेद वगैरह नहीं रह गए थे, क्योंकि इस समय सोवियत संघ का पतन हो चुका था। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पॉइंट्स में। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जब शीत युद्ध आरंभ हुआ तो उस समय काफी हथियारों की होड़ चल रही थी, और यही सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि सोवियत संघ का पतन का कारण भी सबसे यही बना, क्योंकि वो राज्य का पैसा, अब वो अपना सारे राज्य का पैसा हथियारों की होड़ में लगाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका पतन हो गया। ठीक है, और वैसे क्या होता है कि जब सोवियत संघ का पतन हो जाता है तो उसका जो परिणाम निकलता है, तो उसमें जो उसका परिणाम, जो उसकी परिणतियां हैं, उसमें क्या होता है कि अब क्या होता है कि हथियारों की होड़ समाप्ति हो जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब एक महाशक्ति बनकर उभर चुकी थी। अब कोई वहां पर बैटल वगैरह की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब देखते हैं कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए थे, और इस कारण विचारों और संस्थाओं को अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही महाशक्ति और एक ही विचार की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि देखते हैं कि अमेरिका जो है, आज का अमेरिका, हम देखते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पश्चिमी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला चुका है। अब वहां पर देखते हैं कि काफी जो उनकी पर्सनल जो संस्कृति थी उसका पतन होते हुए देख सकते हैं। जैसे कि मैं भारत की बात करूं तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, और पश्चिमी संस्कृति भारत पर काफी हावी होती जा रही है। ऐसा हम देख सकते हैं अपने समाज में ही। ठीक है, और विचारों और संस्थाओं की अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया, और देखते हैं कि विचारों, जो अलग अलग विचार थे उस समय, अब देखते हैं कि उसके सोवियत संघ के परिणाम के बाद क्या हुआ कि इसमें अलग अलग प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। और क्योंकि अब अमेरिका ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही महाशक्ति रह गया था, अब उसी के प्रभाव, उसी के विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही रहेंगे और सभी को उसकी बात माननी पड़ेगी। अब देखते हैं, इट इज कंप्लीटेड। So now you can see in the next slide. You are seeing here. जैसे कि मैंने बताया कि सोवियत संघ के परिणाम क्या हुए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको 3 पॉइंट पहले ही बता चुका हूँ, अभी चौथा पॉइंट है। ठीक है, तो बट आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए, आपके लिए और स्टूडेंट के लिए बना सकूं, क्योंकि आई वॉन्ट टू सम कंट्रीब्यूट फॉर सोसाइटी। मैं भी पूरी अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, और सबसे बड़ा केंद्र शिक्षा ही है। अगर आपके बच्चों को शिक्षा मिल गई, अगर मेरे स्टूडेंट जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस समय ड्यूरिंग द लॉकडाउन वो काफ़ी प्रॉब्लम में है, मैं जानता हूँ। कोविड-19 के चक्कर में किसी के पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, तो आप घर बैठे इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रख सकते हैं। इसमें कोई भी रुकावट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होंगे। ठीक है, तो आपको मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही एक्सप्लेन किया है बताने के लिए। ठीक है, और ये सेकंड चैप्टर है और ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस वीडियो का, और अगली वीडियो हम थर्ड चैप्टर तक पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अब हम देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि सोवियत संघ का पतन होने के बाद क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हम देखते हैं कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है कि एक वर्चस्व वाला देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल हो जाता है और वो अपना दबदबा कायम कर लेता है। अब हम देखते हैं कि नए देशों का उदय। इसका मतलब ये है कि सोवियत संघ में, सोवियत गणराज्य में 15 जो देश थे अब वो आज़ाद हो चुके थे। अब वो
क्या कर रहे थे, अब वो पूंजीवादी व्यवस्था में जाने को उतारू हो चुकी थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी, क्योंकि अब एक महाशक्ति अमेरिका ही रह गया था। जैसे कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो चीन ने कहा कि चीन जो काफ़ी आज दिखने की काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन उस समय एक एक कार्टून दिया हुआ था, तो उसमें दिखाया गया था कि चीन अमेरिका की छत्र छाया से काफ़ी बचता है, क्योंकि यहाँ पे ये शो होता है कि जो अमेरिका है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति बनकर उभर चुका था, और वो अपनी कल्चर, अपनी पश्चिमी जो शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति थी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उसका क्या कर चुका था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उसका प्रसारण भी कर चुका था। और वो अब किसी भी देश को घर बैठे ही, क्योंकि वो उस समय इतना शक्तिशाली हो चुका था कि अब वो किसी भी देश को घर बैठे उस देश का वो पंगु बना सकता था। ये हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। ओके दोस्तों, जैसे कि देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य देशों के खिलाड़ी भी आए। अन्य देशों के खिलाड़ी का मतलब यहाँ पे ये है कि सोवियत संघ के जितने भी गणराज्य थे वो अब क्या करने लगे कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को उठाने लगे, और वो कुछ पार्टिसिपेट भी करने लगे राजनीतिक में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही वर्चस्व वाला देश था, वो था अमेरिका। और आज भी हम देखते हैं, क्योंकि अमेरिका की जितनी भी पॉलिसी हैं उसको जो यूएनए है वो अमेरिका के ही अमेरिका के ही लैंड पर है। तो देखते हैं कि अमेरिका काफ़ी वर्चस्व वाला देश है, अभी भी हम देखते हैं, अभी भी हमें देखने को भी मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रूस, ठीक है, रूस क्या होता है कि रूस क्या था, सोवियत संघ का एक उत्तराधिकारी, एक सक्सीडर बन जाता है उसका, जब सोवियत संघ का पतन होता है। और उसके बाद क्या होता है कि रूस अब पश्चिमी देशों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बनाता है और अपनी उस नीति को कंटिन्यूसली चालू करता है। ठीक है, सो यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द न्यू क्वेश्चन। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है दोस्तों, यानी जब साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो चुका था, अब उसका कोई वजूद नहीं रहा, तो इस समय क्या हुआ कि जितने भी सोवियत संघ में देश थे, अब वो पश्चिमी की ओर अग्रसर होना स्टार्ट हो गए थे, और इसी एक शॉक थेरेपी भी इसीलिए बनाया गया था। तो दोस्तों शॉक थेरेपी क्या है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे कि अमेरिका ने क्या किया, पर सोवियत संघ को पहले नस्तनाबूद कर दिया, और फिर उसके बाद उसी के जो देश, जो कंट्री जो इसमें इन्वॉल्व थी सोवियत गणराज्य में, अब उसको अपनी ही पार्टी में शामिल कर लिया गया है। ये क्या कर लिया गया, एक तरह का उपचार कर दिया गया है, एक तरह का उसे मरहम सा लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये जो शॉक थेरेपी है वो किसके द्वारा बनाई गई, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित की गई ये एक मॉडल है। यानी विश्व बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WB द्वारा इसको बनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, WB और IMF द्वारा इसको निर्देशित किया गया शॉक थेरेपी को। ओके दोस्तों, अब देखिए शॉक थेरेपी का सर्वोपरि जो मान्यता थी वो क्या थी, मिल्कियत का सबसे प्रभावशाली रूप निजी स्वामित्व पर होगा। जैसे कि दोस्तों सोवियत संघ व्यवस्था में आपने देखा होगा कि किस तरह वहाँ पर जो नागरिकों का पैसा था वो राज्य के अधिकारियों और राज्य के दान पेटी में जाता था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को इसका अधिकार नहीं था कि वो अपना ही पैसा अपने ऊपर खर्च कर सके। और देखते हैं कि किस तरह सोवियत संघ साम्यवादी जो पार्टी थी वो किस तरह उसी पैसे, उसी राज्य का पैसा हथियारों की होड़ में लगा रहा था। और यहाँ पे देखते हैं कि शॉक थेरेपी आने से क्या हो गया कि जितना भी मिल्कियत का अधिकार था अब उसको हटाकर एक पर्सनल मिल्कियत, यानी जो पैसा था उनका, अब वो पर्सनल रूप से जो नागरिक कमाएगा अब वही उस पैसे को रखेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है कि सामूहिक फॉर्म
को निजी फॉर्म में बदलना। यानी सोवियत व्यवस्था में देखते हैं कि किस तरह है सामूहिक फॉर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, वहाँ पर निजी फॉर्म यानी कोई पर्सनल पर्सन का ना कोई अपना एक घर भी नहीं होता था। इसीलिए क्या किया, ये शॉक थेरेपी आई तो सब चेंज किया गया, जो सोवियत संघ व्यवस्था में जो था उस सबको रिफॉर्म किया गया और इस नीति को अपनाया गया, यानी सामूहिक व्यवस्था को हटाकर निजी फॉर्म को निजी फॉर्म में बदलना, इस निजी फॉर्म में उसको बदला गया। ओके दोस्तों, सो यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी 10 ईयर में देखेंगे या किसी एग्जाम ऑफ आइडिया में या किसी भी मटेरियल में देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं, जितने समझाए हैं, और आप पीडीएफ की चिंता ना करें, क्योंकि मैं इस वीडियो के ख़त्म होते ही ना मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ताकि आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकें और उस क्वेश्चन को समझ सकें और अपने एग्जाम में उसे लिखें। क्योंकि जो मैं पीडीएफ बनाऊंगा उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाऊंगा और ऐसे कोई क्वेश्चन ना हो कि जो एग्जाम में ना आता हो। अगर आप 2017 में खोलोगे ना 10 ईयर में, अगर 2017 में कोई भी सेट खोलोगे तो वो क्वेश्चन उसमें मिलेगा। इसीलिए मैंने इसी तरह से उस तरह से मैंने उसको स्ट्रक्चर किया है, उस तरह से मैंने उसको बनाया है कि आप कोई क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो मैंने आपसे एक वादा किया था, मैंने आपसे फोर श्योर कहा था कि आप 100 of 100 इस चैप्टर में क्या कर सकते हैं, मार्क्स को ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है कि शॉक थेरेपी क्या होता है कि 1990 में, यानी सोवियत संघ के विघटन के 1 साल पहले क्या होता है, ये भी कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का कारण भी यही एक हो सकता है, क्योंकि इस समय क्या हुआ, शॉक थेरेपी आ गई और लोगों को इसकी जानकारी हुई कि अब ये किसी तरह का रिफॉर्म कर रहा है और अब जो सामूहिक फॉर्म है उसकी जगह निजी फॉर्म को बढ़ावा दे रहा है। तो क्या हुआ कि इसके प्रति क्या हुआ कि वहाँ के नागरिक मतलब जागरूक हुए कि ये है क्या, तो यहाँ पर जाने की उन्होंने ठानी। और देखते हैं कि सबसे बड़ा सोवियत संघ का जो विघटन कारण भी इसी को माना जा सकता है। अब देखते हैं क्या होता है कि शॉक थेरेपी से पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता की बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। यही देखते हैं कि सोवियत संघ का पतन हो जाने के बाद वहाँ की जनता बिखर गई, वहाँ के गणराज्य बिखर गए, अब उन्हें एक बर्बादी का रूप देखना पड़ा और उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल होना पड़ा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं कि रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। यही देखते हैं कि रूस जो उसका सक्सीडर था, जो उसका उत्तराधिकारी था, अब वहाँ के जो राज्य का जो नियंत्रण था वो हट चुका था और पूरी तरह से रूस व्यवस्था जो थी वो चरमरा उठी थी। यानी वो उसका ही पतन, जब जैसे कि रूस का पतन हुआ तो वहाँ के राज्य की नियंत्रित जो औद्योगिक ढांचा है वो क्या हुआ, चरमरा उठा और जनता उसके प्रति जागरूक हुई और उन्होंने क्या किया कि अपनी आज़ादी के प्रति उन्होंने अपना एक आंदोलन छेड़ दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि रूस की जो राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था वो क्या हुआ, चरमरा उठा। अब देखते हैं कि 90% उद्योगों को निजी हाथों की कंपनियों में भेज दिया गया। यानी देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो जाने के बाद सोवियत संघ की जितनी भी कंपनियां वगैरह थी तो क्या किया कि उनको 90% निजी हाथों या कंपनियों में भेज दिया गया। ओके दोस्तों, तो ये आपका एक थर्ड पॉइंट है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िएगा और आप इसे पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी 10 ईयर में भी देखा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बट डोंट फॉरगेट द हिट द बेल आइकन एंड यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट। जैसे दोस्तों देखते हैं कि चौथा पॉइंट में कहता है कि महत्वपूर्ण उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया और जिसे क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी गैराज सेल
कहा जाता है। यानी जो वहाँ के उद्योग थे, वहाँ के कारखाने थे, उन्हें नीलामी कर दी गई। जो नीलामी में कौन थे जो पूंजीवादी व्यवस्था के पूंजीवादी लोग थे, यानी जिन पर निजी पैसा था, उन्होंने क्या किया कि ये जो सोवियत संघ के जितने भी कारखाने और रूस के जितने भी कारखाने थे, वो क्या किए गए, औने पौने दाम पर उसे बेच दिया गया। ओके दोस्तों, औने पौने दाम पर बेच दिया गया, जिसे सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी गैराज सेल कब हुआ, तो सोवियत संघ का पतन हो गया। क्योंकि जो शॉक थेरेपी हमारी 1990 में आती है, और ये भी एक सोवियत संघ का पतन का एक कारण बन सकती है। ओके दोस्तों, अब देखिए रूसी मुद्रा में गिरावट और मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि जमा पूंजी जाती रही। दोस्तों जैसे रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है। ओके, रूस की जो मुद्रा है, वो कौन क्या है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं दोस्तों। रूसी जो मुद्रा है उसका क्या है, उसे बोलते हैं रूबल। ठीक है, अब देखते हैं कि रूबल क्या होता है। रूसी मुद्रा रूबल में क्या आता है, गिरावट आती है। ओके दोस्तों, रूसी मुद्रा में रूबल में क्या आती है, गिरावट आती है। और मुद्रास्फीति यानी जो उनके पास बैलेंस था, अब क्या हुआ कि अब सोलह संघ का वितरण हो गया, तो अब जो उनके पास पहले का सेव पैसा था, अब वो पैसा धीरे धीरे ज़्यादा रहा। और अब देखते हैं कि रूस मुद्रा में क्या आती है, गिरावट आने लगती है। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि इस समय देख रहे हैं कि हम कोविड-19 से काफ़ी ग्रस्त हैं। अगर कोविड-19 से पहले जब वहाँ सिचुएशन था, तो हमें क्या किया, काफ़ी पैसे को जोड़ा, इकट्ठा रखा। और आज हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम पर भी नहीं जाता है ना, तो वो क्या है, अपनी उस सेविंग मनी जो उसने पहले बचा रखी थी, अब उसी पर निर्भर है। क्योंकि देखते हैं कि ये जो पैंडेमिक प्रॉब्लम है, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच चुकी है, और ये इसने एक महामारी का एक रूप ले लिया है। और वैसे क्या किया कि दोस्तों, कि जो इस समय जो लोग असमर्थ हैं काम करने के लिए, तो क्या किया, जो उनकी जो सेविंग मनी है, वो अब अपनी सेविंग मनी को खर्च कर रहे हैं। और क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या होगा, उनके पैसे खर्च हो जाएंगे। और वैसे ही देखते हैं कि सोवियत व्यवस्था में क्या होता है कि क्या होता है, सोवियत व्यवस्था में क्या होता है कि उनका जो साम्राज्य था, सोवियत गणराज्य था, उसका पतन हो गया। अब उसमें रूस की जो मुद्रा है रूबल, अब उसमें इन मुद्रास्फीति में इतनी ज़्यादा गिरावट आने लगती है कि जो उनका निजी पैसा है, अब वो जाने लगता है। So thank you for watching this video, and like, share, subscribe, and don't forget to like and share, subscribe and hit the bell icon if you want to get the